लेकिन आज का दौर वो है कि आज के दौर में जो दलित वर्ग है, मैं किसी को किसी जात सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जिनको दलित है, जिनको जो है आज आरक्षण दिया गया है उन नीतियों के आधार पर, आज उन लोगों के मस्तिष्क में ये चीज भर दी गई है कुछ सो कॉल्ड दलित नेताओं के थ्रू कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उसका बदला हम गलत करके लेंगे, उसका बदला हम गाली देकर लेंगे। अगर हम साथ में आज समरसता के साथ, सामाजिकता के साथ, बराबरी के साथ बैठ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो सामने वाले के दिलों में ये भर दिया गया है इसने आपके साथ गलत किया है और आप अगर आज अच्छा भी करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके दिलों में ये चीजें भर दी हैं। 12 जनवरी को जीसी बिल आती है, क्या चुनावी लॉलीपॉप था? बिल्कुल था। 12 तारीख को आती है, 15 को रोक लग जाती है, देश में शांति था, लेकिन आसान तो पूरा देश हो जाता है, वहाँ पे तमाम जाति के लोग अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने लगते हैं। बिल्कुल था। सरकार चाहे तो रातों रात बहुत ऐसे नियम है, बहुत ऐसे बिल, ऐसे बहुत ऐसे पॉलिसी रातों रात लागू की है, नोटबंदी से लेकर तमाम चीजें रातों रात लागू की तो है और करना था तो कर देती, देखो नहीं करना था तो नहीं की होती। अभी तुमने 2 मिनट पहले रवि भाई आपने कहा कि क्या मीडिया कुछ लोगों के हाथों में बिक चुकी है। सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी सरकार लेके आती है जो मीडिया तक पहुंचती ही नहीं, या मीडिया तक पहुंचती हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि इसको इस तरीके से चलाना है। ये तुमने भी देखा इतने साल मीडिया में रह के और मैंने भी देखा, बहुत सारी स्टोरीज तुमने की होंगी और तुम्हारे पास संपादक जी का फोन आया होगा कि बेटा ये स्टोरी नहीं करनी है और शायद तुमने रोक दी होगी। हमारे साथ भी यही होता है। तो कहीं ना कहीं पीछे से फोन आता है कि इस स्टोरी को हाईलाइट करना है और इसे इस तरीके से दिखाना है। ऐसा तो नहीं होगा कि यूजीसी ने पहले गाइडलाइंस में परिवर्तन नहीं किए होंगे ना। लेकिन पहले भी दलित समाज को जोड़ा गया था उसमें 2012-13 में, तो अभी बस ओबीसी और महिलाओं को जोड़ा गया है। ओबीसी महिलाओं को जोड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी तक आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लोगों का कहना था कि जिसने जो है फेक केसेस किए या फ्रॉड किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। पहले कार्रवाई का प्रावधान था कहने के अनुसार, मैं अपनी कोई पक्ष नहीं रखना चाहूँगा या अपनी कोई बात नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन जो छात्र नेताओं का या जो सवर्ण नेताओं का कहना है या दलित नेताओं का कहना है कि हमारे पक्ष में बातें आई और फिर लोगों को पेट में दर्द होने लगी, तो मैं बस उस पर कहना चाहूँगा कि लोगों का कहना यही है कि हमें किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है सवर्ण समाज का, हमें बस आपत्ति इस बात से है कि जो फेक केसेस होंगे उन पे क्या कार्रवाई होगी। और दूसरा, आपने समाज को ये दिखा दिया कि सवर्ण हमेशा से शोषक रहा है, हमने सिर्फ शोषण किया है, बस दिक्कत ये थी। लेकिन उस नैरेटिव को इस तरीके से दिखाया गया, इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, क्योंकि हर इंसान को अपनी राजनीति करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव है, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भुनाना तो है ही। जहाँ तक मुझे पता है यूजीसी बिल के बारे में जो मैं पढ़ा, उसमें 30 सदस्य थे जो यूजीसी बिल को लागू कराए। उसमें सभी दल के सांसद थे, सभी दल के 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सबके सब अपने क्षमता अनुसार पार्टी की क्षेत्रीय जितनी पार्टी है उसके हिसाब से अपने उनके सांसद थे। लगभग उसमें 30 लोग थे, उसमें से 28 या 27 लोग, 18 लोग बीजेपी के, 18 बीजेपी के, 3 या 4 लोग सपा के, 3-4 लोग, मतलब मेजॉरिटी बीजेपी की है। बात तो ये है कि सभी लोग स्वर्ण समाज के थे, लगभग 28 लोग स्वर्ण समाज के थे, एक दलित और एक मुस्लिम थे, जहाँ तक मुझे पता है। उस कमेटी में जब ये बिल लागू होती है, बिल लागू हो जाती है 12 जनवरी को, उसके बाद से बिल में इसमें था क्या कि 7 लोग की कमेटी बैठी कि कोई जैसे दलित समाज के बच्चा आके कह रहा है कि मेरे साथ ये पंडित जी हैं या स्वर्ण समाज के कोई व्यक्ति हो, मेरे साथ भेदभाव करा, जाति से गाली दे रहा है, जात को लेकर गाली दे रहा है, जाति से मुझको पेश कर रहा है, एक जांच कमेटी बैठेगी, उसको जांच करेगी, जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। जांच होगी, पहले कार्रवाई होगी फिर जांच होगी। हाँ, कार्रवाई कैसे होगी? पहले कार्रवाई इन द सेंस, अगर मान लो तुम यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो बहुत सारे तरीके से कार्रवाई हो सकती है। आपको कुछ दिनों के लिए रस्टिकेट भी किया जा सकता है, या आपको जो है यूनिवर्सिटी से कुछ दिन के लिए बाहर भी किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, वो अपनी अपनी गाइडलाइन, यूनिवर्सिटी को इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो किस तरीके से कार्रवाई। सबसे बड़ा इशू यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई होनी है। अब आप मुझे ये बताओ, SC/ST के मामले में भी यही हुआ था। मेरे पिताजी 17 दिन जेल रह के आए, 17 दिन जेल रहे SC/ST में। 17 दिन जेल रहने के बाद करीब उन पर 6 से 7 साल केस चला, और 7 सालों के बाद जिस फैमिली ने केस किया था वो गलत घोषित हुई। तो सीन सारा यही है कि आपने पहले ही कह दिया कि हम गलत हैं। आप कैसे डिसाइड कर ले रहे हो कि एक ही तबका है उसने गलत किया है? मैं मानता हूं कि हुए ऐसे केसेस हुए
रोहित मेमोला का केस आप गिनाते हो। बड़े बड़े संस्थानों में ऐसे देखा गया, जैसे IIT जैसे संस्थानों से देखा गया कि वहाँ जाति की भेदभाव हुई और वहाँ से बच्चे छोड़ के घर आ गए या छत से कूद गए, फांसी लगा लिए, मर गए। मैं तमाम ऐसी चीजें सुनने को देखने को मिला। तमाम तो ऐसे केसेस नहीं हुए हैं, केसेस हुए हैं, 1-2% केसेस हैं, मैं मानता हूँ। और देखो, जिसके मस्तिष्क में गंदगी भरी हुई है, उसके मस्तिष्क की गंदगी जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को ये पोर्ट्रे कर दो कि सब कोई गलत है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने हमारा एक हाथ अगर किसी ने काट लिया है तो सामने वाले को ये अथॉरिटी दे दी जाए कि वो सामने वाले के पूरे समाज के सारे हाथ काट दे। ये तरीका तो नहीं हो सकता। तरीका ये हो सकता है, उसके लिए समुचित गाइडलाइंस बनाई जाए, उसका तरीके से निरीक्षण किया जाए, सही से किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पे राजनीति होनी चाहिए। इन चीजों पे सामाजिकता दिखानी चाहिए, समरसता दिखानी चाहिए, संभाव दिखाना चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, सबको एक साथ बैठना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज के अंदर है भी यार ऐसा नहीं है कि यार मैं मतलब सालों साल, मुझे लग रहा है कि 2021 में मैंने मास्टर्स किया था, 21 तक मैं भी हॉस्टल्स में रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है। कौन सा हम किससे पूछते हैं कौन किस जाति का है? तुमने पूछा आज तक यूनिवर्सिटी में जाके कि तुम किस जाति का? कभी नहीं पूछा ना, कभी नहीं पूछता। लेकिन इस चीज को मुझे देखिए स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज के लोग इस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, जाति से गाली दे रहे हैं, तो इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि जो समाज है गलत कर रहा है, लेकिन उसको लेकर पूरे समाज को टारगेट करना, बस मेरा वही पॉइंट है। ब्राह्मण शासक किए वो के शोषित किए मुझको, ब्राह्मण को पूरा समाज को गाली देना, ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। दूसरी सवाल आपसे ये रहेगी, संविधान मानते हैं, मनुस्मृति मानते हैं? संविधान मानता हूँ। संविधान मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो शायद देखा होगा, वायरल हो रही थी, यहीं दारुसफा लखनऊ के दारुसफा गेट नंबर 1 के पास तमाम पंडित बैठे थे वहां पे, और वो ऐसे चिल्ला के कह रहे थे कि मैं संविधान नहीं मानता हूँ, मेरी इच्छा, मैं मनुस्मृति को मानता हूँ। यार देखो, पता है जो लोग इस डिबेट में पढ़ते हैं ना कि मैं संविधान मान रहा हूँ या मैं मनुस्मृति मान रहा हूँ, ना उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है ना उन्होंने संविधान पढ़ा है। और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने मनुस्मृति पढ़ा है, वो इस डिबेट में जाएगा ही नहीं। मनुस्मृति हिंदू लाइफ को जो है स्ट्रक्चर करना या कहें कि उसको पटरी पे लाने का एक तरीका है, और संविधान पूरे देश को चलाने का तरीका है। दोनों एक अलग चीजें हैं, इसमें बहस होनी ही नहीं चाहिए कि संविधान पहले है या मनुस्मृति पहले है। देश के लहजे से मनुस्मृति पहले है और हिंदू संस्कृति के लहजे से संविधान मनुस्मृति पहले है और देश के लहजे से संविधान पहले है। तो इसमें बहस होनी ही नहीं चाहिए। जब हम बात देश की कर रहे हैं तो वहां पे मनुस्मृति का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। क्यों जिक्र करना है? संविधान पहले था, संविधान पहले है और हमेशा रहे, उसमें कोई इफ एंड बट है ही। तो कैसे कोई कह सकता है? ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कौन है? कोई नहीं। किसी को मानते हैं? ब्राह्मणों की इज्जत कहाँ होती, कौन सी पार्टी में? बीजेपी, सपा, बहुजन, कांग्रेस। तुमको लगता है ब्राह्मणों की इज्जत कहीं पे हो रही है? आप बताइए, तुमको लग रहा है? ब्राह्मण है तो आप ज्यादा अच्छा से बता पाएंगे कि भाई आप लोग किसको अपना नेता माने, कौन सा अपनी पार्टी को मान रहे हैं। बीजेपी में ही ब्राह्मण की इज्जत है, क्योंकि अभी जो ब्राह्मण विश्व गुरु बताते थे, अपना भगवान मानते थे मोदी जी को, उनको यही ब्राह्मण समाज के लोग कहे तेलिया। तमाम ऐसे तेलिया पर रंग दिखा दिया, तेली के मुंह सुबह में देख लेंगे तो दिन खराब हो जाएगी, ऐसे तमाम शब्दों से उनको साबित करके गाली दी गई। चलो ब्राह्मण समाज ने ये गाली दी, अन्य समाजों ने भी उनको पनौती और ना जाने क्या क्या कहा है, तो उस डिबेट पे नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी बात हो रही थी, अगर किसी एक ने कहा तो उसका जरूरी नहीं है कि पूरे समाज पे जो है वो जाए। कुछ लोग बोल सकते हैं, वो जो है देश के उच्चतम पद पर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां तक तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कोई भी पार्टी न सवर्णों की है, न मुस्लिमों की है, ना दलितों की है, ना ओबीसी की है। कोई भी पार्टी किसी की नहीं है। सारी पार्टियों को चाहिए वोट, और वो वोट के नाम पे सवर्ण को भी लड़ा सकते हैं, सवर्ण दलित को भी लड़ा सकते हैं, सवर्ण ओबीसी को भी लड़ा सकते हैं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। कोई भी पार्टी मुझे ऐसी नहीं दिखती जो साफ सुथरी छवि के साथ, साफ सुथरे तरीके के साथ इलेक्शन लड़ने आ रही है। मेरा वोट पिछली बार भी नोटा हो गया था, मेरा वोट मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी नोटा हो जाएगा। तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ सवर्ण समाज नहीं, किसी भी समाज का कोई नेता है ही नहीं। सो कॉल्ड अखिलेश यादव कहते हैं कि हम अहीरों के नेता हैं, वो नहीं कहते तो उनको अहीर मान रहे हैं, हम उनके नेता हैं। कितना अहीरों के लिए किया, अहीरों को भी पता है। अखिलेश यादव के बाद मुझे लग रहा है भैया, जितने अहीर समाज के लोग, अहीर समाज के लड़के
समाजवादी सरकार में नौकरी नहीं पाए, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भारतीय सरकार जनता में पार्टी नौकरी की सरकार में पाए। पाए। ये सरकारी आंकड़ा भी है। तो ये बात तो कह सकते हैं ना कि जो लोग रास्ते पर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भाई हर कल का दौड़ेगा तो वही तो आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, वो मेहनत कर तो वही तो जो जाएगा, मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। अब ब्राह्मणों को लेकर एक धारणा बनाई गई कि ब्राह्मण उच्च पद पर बैठा हुआ है, वो लंबे समय से अरे आरक्षण की बात तो आप तब कर सकते हो ना जब आप मेहनत करना चाहो। आरक्षण भी आपको कितना दे दिया जाएगा, कितना दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो हो सकता है कि सामान्य वर्ग में भी जाके सीट छीन के लेके, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने छीनी भी है, वो सीट लेके सामान्य में जाके उन्होंने नौकरी पाई है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसी देश में ईडब्ल्यूएस जब लागू होता है स्वर्ण के पक्ष में, तो ओबीसी दलित रोड पे नहीं आता है, शांति से स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब ओबीसी के पक्ष में कुछ बिल आती है, पॉलिसी आती है, नियम आती है, यही सवर्ण समाज के लोग रोड पे उतर जाते हैं, सवर्ण नंगा समाज नाच के लोग करते हैं। सवर्ण समाज के लोग कभी भी ओबीसी दलित वर्ग के खिलाफ नहीं सड़क पे उतरे हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी मांगों को लेकर वो सड़क पे उतरे हैं। उनका सिर्फ इतना कहना था कि यहाँ पे आप उनको संरक्षित करो, कोई इशू नहीं है। आप बराबरी की भूमिका में लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब बराबर हैं, उनको सब बराबर रहना भी चाहिए। लेकिन आप ये भी देखो कि सवर्ण समाज को आप उस लिस्ट में नहीं लेके आ रहे हो। हमको कोई इशू नहीं है, सवर्ण समाज को कोई इशू नहीं है, लेकिन सवर्णों को शोषक दिखा देना या सवर्णों के खिलाफ अगर कोई गलत फॉल्स केस भी कर रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या इसको तुम सही साबित करना चाहोगे आप? बिल्कुल नहीं, नहीं सही है ना। तो सच्चाई बस इतनी है कि सवर्ण कभी भी रोड पे इसलिए नहीं उतरा। मैं कहता हूँ बहुत सारे अराजक तत्व तो भी आए होंगे उस प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन वहां पे सिर्फ इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, या जितने भी अंदर, अब बहुत सारे लोगों ने तो इस्तीफे भी दिए उसमें, लेकिन वो इस्तीफे इसलिए नहीं थे कि जो है हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं, वो इस्तीफे सिर्फ उनको भी राजनीति चमकानी थी। लेकिन जो एक्चुअल में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका सिर्फ इतना कहना था कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज क्यों हो रही है। आप किसी को अच्छा कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, उसमें हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन आप किसी को अच्छा करने के लिए किसी को गड्ढे में दबा दो, ये कहीं से न्याय संगत तो नहीं दिखता मुझे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कृष्णा जी थे, उनसे मैं तमाम मुद्दों पर बातचीत किया, समझा। खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव से बात शुरू हुई थी, 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव है, लेकिन बात होते होते कई विषयों पर बातचीत हुई। मुझे विश्वास है कि आप लोग काफ़ी चीज़ों पे यूजीसी बिल को लेके, चाहे जो भी जाति धर्म को लेके चल रहा है, स्वर्ण को जिस तरीके से दोषी मान लिया जाता है, जाति के नाम पे टारगेट किया जाता है, सिर्फ दलित का ही नहीं, खास करके ब्राह्मणों पे, ठाकुरों पे भी टारगेट किया जाता है कि ये लोग ठाकुर है तो गलत किया होगा, ब्राह्मण है तो ये भेदभाव किया होगा। आपको हमारी बातें, व्यक्तिगत विचार सुन के कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।